हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सारे के सारे लोग बड़े ही खुशहाल होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बड़े शानदार तरीके से जी भी रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे लॉइंस सेरो, ध्यान से सुनना, आज कुछ और भी अलग होने वाला है। सर ऐसा क्यों करें? क्योंकि आज हम अपना चैप्टर जो सॉल्यूशन चल रहा था उसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी नॉर्मेलिटी पढ़ने जा रहे हैं। और नॉर्मेलिटी को लेकर तमाम तरीके की जो सवाल हैं, दुविधाएं हैं और जो बेचैनियां अब तक आपके मन में बनी हुई हैं, सबका मैं सत्यानाश कर डालने वाला हूं आज दिन दहाड़े आप सबके सामने। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आप सब लोगों को बस धुआंधार तरीके से क्लास को देख लेना है, मोटिवेट होकर बिल्कुल हंस खेल के। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी और खूबसूरत सी क्लास को। दिल थाम के बैठे रहेंगे मेरे सारे के सारे शेर। और आज की थीम क्या है, आज की हेडिंग क्या है मेरे बच्चे? आज आप बोलोगे सर आज की हेडिंग तो बड़ी ही खूबसूरत आप बता रहे हो, और वो है नॉर्मेलिटी। बेटा नॉर्मेलिटी करते हैं थोड़ी सी बातों को शुरू, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं बाद में। बेटा नॉर्मेलिटी क्या होता है? आप लिखोगे, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ, सुनना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सुनना, ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड, सुनना, which are dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution are known as, सुनना, are known as normality, normality। अरे वाह। तो मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट घुले हुए हैं, उसी को हम नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। अरे वाह। बात करता हूं सर इस नॉर्मेलिटी का सिंबल क्या होता है? दिल थाम के बैठना थोड़ी देर। मैं कहूंगा मेरे प्यारे से लाडले से बच्चे, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। यदि मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला बनाना चाहूँ अपने प्यारे से लाडले के लिए तो क्या बन जाएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सुनना, ए सुनना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह। और मेरी लाडली बेटी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लोगे जी? आप कहोगे प्यारे गुरुजी ये लेंगे हम लीटर में। यानी मैं नॉर्मेलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो बन जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में ले डालना पड़ेगा। यहीं पर बात करते हैं मैं अपने प्यारे प्यारे लाडले बच्चों के लिए कि सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो बेटा यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को शॉर्ट में इक्यू बोल देता हूं मैं, बाय लीटर। और नॉर्मली हम इनको बोल देते हैं मेरे बेटे नॉर्मल। यानी इस जैसे किसी की नॉर्मेलिटी होती है, जैसे 3 किसी की नॉर्मेलिटी, तो मैं इस सॉल्यूशन को बोल दूंगा 3 नॉर्मल सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की मेरे बेटे नॉर्मेलिटी 2 है तो मैं उसको बोल दूंगा 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। बात एक ही है। चलिए अब यहीं पर कई सारी दुविधाएं मेरे बच्चों के दिमाग में हैं कि सर आखिर आपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखा तो दिया है, आखिर आपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखा तो दिया है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। बात तो सही है भाई, जब मेरे शेरों को ये पता ही नहीं है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो फिर कैसे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की जा सकती है? आइए बात करते हैं। तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, बेटा साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं और प्रॉपर नोट्स आपको करवा रहे हैं। अच्छा किस लिए है सर, ये किस क्लास के लिए लीगल है? बेटा इस जो भी अपनी क्लासेस चलेगी ये IIT JEE के लिए बिल्कुल कंप्लीट हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ DPPs हैं, क्वेश्चन से मैं अलग से कराऊंगा जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको PYQ वगैरह और क्वेश्चंस फर्दर आपको और हर एक टॉपिक के कराने वाला हूँ, तो बेफिक्र रहें। बट कंसेप्टों की बात करें तो JEE के लिए बिल्कुल कंप्लीट है, डन है, नीट के लिए डन है। इसके अलावा बात करें एडवांस के लिए तो एडवांस के टॉपिक अलग से और पढ़ाएंगे आपको जो इस चैप्टर के हैं, जैसे टाइट्रेशन की बात करते हैं, ओलियम वगैरह की बात करते हैं। तो
तो IIT JEE मेंस और 12th बोर्ड के लिए बिल्कुल लीगल है, और ये टॉपिक्स तो 11th में भी है मोल कंसेप्ट में, तो वहाँ के लिए भी ये लीगल है। तो राइट कीजिए। जल्दी से बताएं कौन सा गाना मैं गा रहा हूँ। अरे वाह। अब बात करते हैं कुछ और, बात करते हैं कि सर आपने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। सुनना, बड़ी खूबसूरत दुनिया में लेके जा रहा हूँ आपको, सुन रहे हो क्या? बड़ी खूबसूरत दुनिया में आपको लेके जा रहा हूँ, बस बने रहिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे और लाडले से बेटे ग्राम इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा बेटा गिवन वेट, सुनना सुनना, गिवन वेट सुनना ध्यान से, लिख लो गिवन वेट इन ग्राम, और नीचे क्या लिखोगे बेटा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अरे वाह सर, आपने मुझे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो बता दिया है बड़ी चालाकी से, और फॉर्मूला क्या रहा गिवन वेट इन ग्राम, और नीचे क्या लिखा है इक्विवेलेंट वेट। अब सर हमें तो ये भी पता नहीं है कि आखिर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसकी क्या बला है। आओ बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लिखोगे सर इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर मेरे लाडले और प्यारे से बेटे क्या हो जाएगा, आप लिखोगे बेटा मोलर मास, सुनना मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। और मेरे कई सारे लाडले जो बच्चे हैं वो ये भी बोलते हैं कि सर इसको एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर। तो बात की कड़ी अब हमें आके समझ में आ चुकी है कि यदि हमें नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है तो उसके पहले हमें अच्छे तरीके से इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट को तैयार कर डालना पड़ेगा, और इसके बिना आपका इस टॉपिक का कोई सवाल नहीं निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि आखिर इक्विवेलेंट वेट जिसको आपने सर मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर लिखा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको पढ़ाने के बाद, और यहीं से आज इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट, सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। करें स्टार्ट। बिल्कुल यार, एक तो ऐसा है कि मुझे जो है थोड़ी सी हंसी ज़्यादा आती है, राइट कर लो। और अब स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या है, फिर नॉर्मेलिटी के ऊपर वापस आएंगे। मैं एक बार इक्विवेलेंट वेट को बढ़िया से पढ़ाता हूँ, फिर वापस अपन नॉर्मेलिटी के ऊपर आएंगे और नॉर्मेलिटी के बाकी के फॉर्मूले और क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट वेट, और हेडिंग तो डाल ही रखिए। क्या हेडिंग डालनी है? फॉर्मूला आपको पता ही है, और हमको क्या करना है, बस इस इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए वैलेंसी फैक्टर को पढ़ना है। ये वैलेंसी फैक्टर क्या है? आओ, वैलेंसी फैक्टर जिसको स्मॉल एन से शो किया था अपन ने। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हाय हाय। वैलेंसी फैक्टर सबसे लिए कुछ चीज़ों के लिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे लाडले एसिड्स के लिए। एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? तो आप लिखोगे सीधा सीधा कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस, या हाइड्रोजन की बात कर लो H प्लस या हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं बेसिसिटी, बेसिडिटी बोलो, बेसिसिटी। भाई कोई एसिड कितने H प्लस डोनेट कर पा रहा है? देखो केवल कई टीचर या फिर कई बुक्स में क्या लिखा होता है कि एसिड्स की आपको बड़ा वैलेंसी फैक्टर चाहिए, तो आप देखो उसमें H कितने हैं ना, आप देखो रिप्लेसेबल H कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं। आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। और एग्जाम्पल क्या बोलता है मेरे बच्चों को? ला 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 ला। एग्जाम्पल कहता है सर जैसे आपने कहा HCl, तो मैं कहूँगा जी HCl के लिए n फैक्टर बेटा 1 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट E यदि मैं निकालना चाहूँ, कैलकुलेट करना चाहूँ, तो क्या निकालूंगा बेटे? मैं कहूँगा मोलर मास जो HCl का हो जाएगा 36.5, और नीचे लिखूंगा क्या? n फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 1, तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा 36.5। चलिए, तो मैं बाकियों में केवल आपको वैलेंसी फैक्टर बताऊँगा, मोलर मास हम खुद कैलकुलेट कर लिया करेंगे बाद में जब नीड पड़ेगी ना तब। अब मुझे और कुछ बातें बताओगे आप लोग? जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे सुनो, HNO3 का लिए आप वैलेंसी फैक्टर कितना बोलोगे जी? आप कह दोगे सर अच्छा गलती से लिख दिए हैं जी, वेरी गुड, 1 ही हो जाएगा, एक ही तो है H। मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों के लिए कि H2SO4 में कितने
वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर हो जाएगा आपको कि सर 2H है तो 2 मान लो, वेरी गुड। हाँ बाकी तो भी बताऊंगा आपको, कहानी अभी बाकी है। जैसे मैं बात करता हूँ और कुछ अच्छी बातें, जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड है बेटा, एसिडिक एसिड का एन फैक्टर बताओ जल्दी से, ट्राई करो। कई टीचर इसको, कई लोग बोलते हैं कि सर 4 हाइड्रोजन है, तो फिर क्या 4 बोलोगे क्या आप? बोलो क्या 4 हाइड्रोजन ना। आप देखो कि कितने H रिप्लेस करता, तो जब भी इसको आप वाटर में डिसोसिएट करते हो, सुनना, तो क्या बनता है CH3COO- प्लस H प्लस, केवल एक H है जो मेरे लाडले रिप्लेस कर पा रहे हैं, तो इसके लिए एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा 1 ना कि 4। चलिए आगे राइट करते रहना, मैं स्लाइड को आगे करता जा रहा हूँ। यदि मैं बात करता हूँ, सुनना, यदि मैं बात करता हूँ फॉर्मिक एसिड HCOOH की, इसमें भी वही कहानी बनेगी क्या, HCOO- प्लस H प्लस, यानी कि मैं कहूँगा कि इसमें भी एन फैक्टर होगा 1। यदि मैं बात करता हूँ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की, वो क्या हो जाएगा, सुनना, जैसे H3PO4। अब इसमें दुविधा होगी, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी, जब से तुझे देखा दिल को मेरे आराम नहीं, हाय हाय, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, हाय हाय, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, दिल को चुराना। यार जब भी हम लोगों को गाने नहीं आते ना, तो हम हूँ हाँ करके पूरा मैनेजमेंट बिगाड़ दिया करते हैं यार, समझा करो। ये है प्यार हुआ है कम ना जाने जाना, हमसे मिल कर के हमको है चुराना। अरे वाह भाई वाह। देखो जी, मैंने कुछ चीज़ें लिखी, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, H3PO2 है। अब इसमें आप देखोगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से, आप कहोगे कि सर रिप्लेसेबल तो कौन से हो सकते हैं बताएं। मैं कह रहा हूँ एक तो ये दिखाई पड़ रहा है, एक OH में दिखाई पड़ रहा है। हमेशा डायरेक्टली जो सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है वो रिप्लेस नहीं होता है, उसको मत ऐड करना। OH में जो H है उसको आप देखो, वो रिप्लेस होता है। डन। तो आप क्या, ऊपर वाले में कितने रिप्लेसेबल है, एक यहाँ से हट सकता है H, एक यहाँ से हट सकता है, एक यहाँ से हट सकता है। यानी मैं इसके लिए एन फैक्टर की बात करूँ, वैलेंसी फैक्टर मेरे लाडले हो जाएगा 3। स्लाइड ठीक से दिख रही है क्या, कलर ठीक है, विजिबल है, ओके। मैं बात करता हूँ इसके लिए, तो इसमें कितने आपके पास दिखाई पड़ रहे हैं आपको, सर 1 और 2। इसके लिए एन फैक्टर मेरी लाडली कितना हो जाएगा 2। मैं बात करता हूँ इसमें, अच्छा 2, बिल्कुल जी बिल्कुल 2। और इसमें कितने हैं, सॉरी यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये रिप्लेसेबल थोड़ी ना था, ये तो मैं बता रहा था कि 2 टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट, इसमें केवल ये है, तो इसमें एन फैक्टर हो जाएगा 1। याद रखेंगे तमाम तरीके की बातों को। और कुछ एग्जाम्पल है जो बड़ा फेमस है, सबसे ज़्यादा जो काम आता है ऑक्जेलिक एसिड। जो बच्चे पहले नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज़्यादा इसका एन फैक्टर काम आता है। ये अलग अलग होता है, हाइड्रेटेड भी होता है, यानी बात करें तो कैसा होता है, जैसे H छोड़ो COOH का होल ट्वाइस H2। एक तो ये होता है, एक नॉर्मल जो ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH का होल ट्वाइस, जिसको मेरे बेटे में सीधा सीधा ऐसे लिखता हूँ क्या, H2C2O4। डन। तो इसके लिए जो आप कहोगे कि इसमें केवल ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है दोनों में, तो आप कहोगे इसके लिए एन फैक्टर सर कितना बता डालोगे, मैं कहूँगा जी 2 बता डालूंगा मैं, कितना 2। डन है, क्या बोलते हो, ठीक है, वेरी गुड। राइट कर लो जल्दी से, छाप दो एन फैक्टर के लिए को बात करके जो दुविधाएं हैं वो फटाफट से खत्म कर डालो। चलो जी चलो, हो गया, चलो हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल बताएं मुझे, कुछ क्वेश्चन बताएं और फिर बात करते हैं। जैसे हारे कलर तो ठीक ही है यार, दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है, दुविधा नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल के लिए, बड़े प्यारे एग्जाम्पल है, कंसेप्ट ठीक से तैयार होना चाहिए। H2SO4 NaOH के पास आता है, नज़रों से नज़रें मिलाता है और कहता है कि यार आप बड़े खुश लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो। और देखते देखते पता लगता है कि दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, बना लिया है NaHSO4। क्या बना लिया है, NaHSO4। और साथ में क्या बन जाएगा, देखो Na बच गया, HSO4 आ गया, एक H और साथ में बन जाएगा वाटर। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लाडले इसका इक्विवेलेंट वेट बता दे। ए गुड्डे, ए बच्चे,
इसका इक्विवेलेंट वेट बता दो। आप बोलोगे सर क्या होगा, पहले तो मोलर मास जो H2SO4 का कितना होता है, आप कहोगे सर 98 होता है सर, 98। ये लो एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर की बात करूँ तो सर देखो अब भी HSO4 पड़ा हुआ है, अरे वाह, यानी यहाँ से एक H निकला है और यहाँ से OH, इसने मिलकर क्या बना लिया वाटर, और पीछे क्या बचा Na, और HSO4 ने मिलकर बना लिया HSO4, यानी H2SO4 में तो केवल एक ही H प्लस क्या हुआ है, डोनेट हुआ है या आउट हुआ है, अरे वाह, यानी ये क्या बनाया था पहले H प्लस और साथ में बना था HSO4, यानी इस बार आप नहीं बोल सकते इसका n फैक्टर 2 है, तो आप कितना बताओगे 1। इसीलिए कहते हैं कि नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी, नज़रें हटनी नहीं चाहिए, पूरा काम टैलेंट से होना चाहिए। ऐसे कोई दूसरी रिएक्शन आपके पास हो जैसे H2SO4 हो, फिर मैं अपने बच्चों से कहूँ कि मेरे बेटे इसका मैं टाइट्रेट कराऊँ, इसको रिएक्ट कराऊँ ट्वाइस मोल NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा आपको कि सर बन जाएगा अपने पास Na2SO4 Na2SO4 हो गया, 2 H है और 2 OH प्लस का ट्वाइस H2O। अब बताओ एन फैक्टर, अब कहोगे सर दोनों के दोनों H यहाँ से अलग हुए हैं और दोनों OH के साथ जुड़े हैं, तो क्या बना है ट्वाइस H2O। दोनों Na ने SO4 के साथ ऐड होके बना लिया Na2SO4, तो बात सर इस बार सही, इस बार एन फैक्टर आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 98/2 बोले तो 49। इस तरीके से काम करना। सर ये इक्विवेलेंट वेट काम क्या आता है बताऊंगा, टेंशन मत लो। जो रिएक्शनें होती हैं इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती हैं, इन्हीं से पूरी कहानी समझेंगे। मोल के साथ इसका क्या रिलेशन बन सकता है, आखिर मोल में और इसमें कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल है, बताएंगे। और थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी केवल एसिड्स की बात की अपन ने, और बहुत सारी बातें करनी बाकी है। इक्विवेलेंट वेट जो अपने रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में भी आता, तो यहीं पर बढ़िया से पढ़ा देंगे तुमको, आप कहोगे सर मज़ा आ गया, मज़ा आ जाएगा। देखो ना हम बेवफा हैं, यार क्या है यार, आजकल बड़े दुखी दुखी गाने गाने लगाऊं। बेसों के लिए देखो भाई, बेसों के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस हाइड्रोनियम, और शॉर्ट में बोल सकते हैं एसिडिटी कितनी है। बात एक ही, एसिडिटी का मतलब कितने OH माइनस डोनेट कर सकता है। अरे वाह सर, एग्जाम्पलों पे चलते हैं। थ्योरी में क्या रखा, कंसेप्ट में तो खैर होना ही चाहिए मजबूत स्ट्रॉन्ग, तो बट सवालों से ही काम बनेगा, एग्जाम्पल से ही काम बनेगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ही पढ़ने आए हैं। ठीक है, विजिबल है क्या बेटा, ठीक से देख लेता हूँ एक बार में, सब कुछ ठीक से दिख रहा है। हाय हाय, फिर भी क्यों रिस्क लेना यार, फिर भी क्यों रिस्क लेना। देखो एग्जाम्पल, ये ठीक है कि नहीं, चलो छोड़ो। एग्जाम्पल बताएं मुझे एन फैक्टर साथ में। जैसे सबसे पहले आपको कहीं पे मिल गया NaOH, NaOH के लिए मैं कहूँ बेटा एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तू कहेगा सर 1। ए बेटा मैं आपसे कहूँ कि KOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तू कहेगा सर 1। मैं आपसे कहूँ कि बेटा MgOH का होल ट्वाइस हूँ, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तू कहेगा सर 2। मैं आपसे कहूँ, सुनना, मैं आपसे कहूँ बेटा AlOH का होल थ्राइस, इसके लिए एन फैक्टर आप होगे सर 3। बहुत। जैसे मैं आपसे कह डालूँ कि बेटा CaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, आप होगे 2। देख लोगे। पर अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, बताएंगे मुझे आप सबसे पहले। इनको तो राइट करो इतना बेसिस के लिए, और फिर जो जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ मुझे आप वो बताते चले जाए। चलिए एग्जाम्पल देखो एक, हमको हम ही से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, हम अकेले हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। बताओ बेटा, बेटा एन फैक्टर जल्दी से कमेंट कर दो, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए रिएक्शन में। किसका एन फैक्टर बेटा, MgOH का होल ट्वाइस का पूछ रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट वेट बोलो या एन फैक्टर बता दो। आप बोलोगे सर देखो पहले OH
2 थे, अब केवल एक ही जुड़ा रह गया, एक ही रिप्लेस हुआ, तो आप बोलोगे सर n फैक्टर 1। समझे? वाह वाह भाई वाह। रिप्लेसेबल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली देखा जाए तो बता ही दोगे, पर मैक्सिमम इतने रिप्लेस होते हैं, रिएक्शन में कितने रिप्लेस हुए उसी को आप अनफैक्टर बोलते हो। डन? चलो चलो जी चलो, थोड़ी देर बाद में कर देना, थोड़ी देर बाद में कर दीजिएगा। चलो 1 मिनट, ठीक है बेटा, 1 मिनट। मतलब रिप्लेसेबल की तो बात कर रहे थे। एक और एग्जांपल आप देखो सर, ऐसा ही हो, ऐसा लग रहा है जैसे, छोड़ो फालतू बात नहीं, MgOH का होल ट्वाइस है बेटे, और इसकी रिएक्शन करा दी ट्वाइस HCl के साथ। अब आप कहोगे सर देखो ज़िंदगी में बातें तो खूब हो सकती है, और बैठ के बातें करें तो और भी बातें हो सकती हैं, पर यहाँ पर MgCl2 ट्वाइस H2 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो क्या बोलते? मैं कहूँगा बनना चाहिए। और जब बनना चाहिए तो 2 OH को रिप्लेस किया गया है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? आपको भी सर 2। हाय हाय मैं मर जाऊँ। चलो कुछ नहीं मरना, कुछ नहीं जीना। ये बात हुई बेसिस को लेकर कि क्या क्या कहानी हो सकती है। आओ साल्ट की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। चलिए बिना देर लगाएं साल्ट की भी बात कर लेते हैं, वीडियो वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट इसमें पूरा बढ़िया से पट डालना है। साल्ट में आप देखोगे टोटल n फैक्टर की मैं बात करूँ, कैसे देखोगे साल्ट में n फैक्टर? आप देखोगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज देख लो बेटा, किस पे देख लो? टोटल चार्ज आप देख लो या तो कैटाइन पे या एनाइन पे, किसी एक पे देख लो। दोनों को ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पे देख लो, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, 1 मोल पे जो पूछता 1 मोल पे। आओ बात करते हैं, वहीं उसका n फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा NaCl का n फैक्टर बता दो, आप कहोगे सर n फैक्टर ही बताना है कि इक्विवेलेंट वेट? बेटा इक्विवेलेंट वेट में क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे वही तो लगा ना आपको। तो n फैक्टर बताओगे तो आप कितना बताओगे सर? इसके ऊपर जब इसको देखते तो एक इसके ऊपर 1 प्लस आता 1 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव भी 1 ही है, तो आप बोलोगे 1। यहीं पर बात करूँ मैं बेटा MgCl2, इसके लिए n फैक्टर बताओ आपको सर। तो मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप बताएं कि AlCl3 में n फैक्टर कितना होगा? आप कहोगे सर 3 होना चाहिए, क्योंकि Al के ऊपर आता +3 और Cl के ऊपर आता है 3 माइनस। कितना आता? +3 और 3 माइनस। डन? 4 नंबर की बात करता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा? Na2SO4। इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज आ जाएगा? बोलोगे सर ट्वाइस Na प्लस, साथ में बचेगा SO4 2 माइनस। तो टोटल पॉजिटिव भी कितना हो गया 2, और टोटल नेगेटिव भी कितना होगा 2, तो n फैक्टर हो जाएगा बड़े 2। और भी कुछ भी देख लो आप, MgSO4, इसके पास कितना हो जाएगा n फैक्टर? वही 2। इसके पास भी n फैक्टर कितना हो जाएगा? वही 2। और देखो कुछ आप अच्छे सवाल देख सकते हैं तो, और आप कुछ अच्छे सवाल दे सकते हैं तो बताएं, वरना हम तो बातें करने ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कई सवाल है ज़िंदगी में। जैसे मैं आपसे कहूँ Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें n फैक्टर कितना हो जाएगा? आपको भी सर टोटल देखो बात की जाए तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस Al 3 प्लस, और साथ में बन जाएगा 3SO4 का 2 माइनस। टोटल नेगेटिव भी देखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस का अच्छा आ रहा, टोटल पॉजिटिव भी आ रहा 6, तो कितना हो जाएगा? 6। इस तरीके से साल्ट का n फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है, बात करते हैं तो। आओ अब और कई बातें जैसे होनी तो चाहिए ही, ज़िंदगी में हर एक बात होती रहती है और हर एक बात चलती भी रहती है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कई देर से शुरू भी करना चाहता था, अब हमको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बोल लो या फिर n फैक्टर बोल लो, वो किसका निकालना है? 4 नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? सुनना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, और रिड्यूसिंग क्या होते हैं? जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं। इतनी सी बात तो आपको पता ही होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, ऑक्सीडेशन दूसरे का मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रिड्यूसिंग का मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसका रिडक्शन कर देते हैं। बात खैर छोड़िए बातों को, सीधा मुद्दे पे आते हैं। और देखोगे कैसे इसके लिए n फैक्टर कैसे देखोगे आप? इसके लिए n फैक्टर देखोगे
देखने का एक सिंपल ही तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मॉलिक्यूल डन। आओ एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे आप, एक मॉलिक्यूल में देख लो। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ एग्जांपल्स से। एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ज़िंदगी में, जिसका नाम बड़ा भर भर के हम सब ने सुना है, और जिसका नाम है बेटा KMnO4। और इसको भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि KMnO4 किस में, आप बोलोगे एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का आप इक्विवेलेंट वेट मुझे बताओगे तो क्या बताओगे, इधर लगा देता हूँ, वही बोलोगे सर मोलर मास जो इसका 158 होता है, और एन फैक्टर आपको बताना है। एन फैक्टर की बात करें उसके पहले मैं बता देता हूँ KMnO4 में होता क्या है। जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता तो फिर ही बात की जा सकती है। KMnO4 जैसे ही सॉल्यूशन में डालोगे तो ये अपने कैसे कहेगा कि आज से हम बेवफा हैं, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लो। हाँ सही है, यहाँ पे भी K के ऊपर वही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी वही +1 है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दुविधा कहाँ फंसेगी सुनना, MnO4 माइनस क्या बोलता है कि सर मैं बाद में बन जाऊँगा क्या, Mn2+, क्या बन जाऊँगा, Mn2+। डन है। आप बोलोगे सर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, बता दो। Mn की कैलकुलेट करनी है तो आपने इसको x माना। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो कितनी हो गई, माइनस का 2 चौके 8, अच्छा जी -8, और इधर हो गई ऊपर। यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते टाइम तो 0 पुट कर देते हैं, अगर कोई चार्ज है तो चार्ज पुट कर देते हैं। डन। तो यहाँ पे आपने पुट किया -1, अक्स का वैल्यू आ जाएगा +7। चेंज कितना निकल के आया, उसी चेंज को हम यहाँ पे एन फैक्टर मानते हैं। डन। चेंज कितना आ रहा है, यहाँ पे एक पूरे एन की बात करूँ मैं, क्या में तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +1 है। डन। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि Mn+7 स्टेट में था, लेकिन जैसे ही एसिड से रिएक्ट की इसने, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। कितना चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉनों का चेंज आया। ये भी कह सकता हूँ कि पहले 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा था ऑक्सीजनों को, अब केवल दूसरी चीज़ों को 2 ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। डन है बात भाई। पहले +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब थी +2। चेंज कितना है, 5 का। तो मैं कहूँगा एन फैक्टर यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 5। तो इसी लाइन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन पर मॉलिक्यूल। एक ही बात है, समझने की बात है सारी की सारी, प्रैक्टिकल बात है देखा जाए तो। अच्छा, इसी में KMnO4 की बात करूंगा सबसे पहले। इसी KMnO4 की बात में और करूंगा थोड़ी सी, और इस बार मैं बात करूंगा सीधा सीधा कि डाइल्यूट एल्कलीन मीडियम इन न्यूट्रल मीडियम के अंदर। देखो इसी KMnO4 की मैं बात करूंगा किसमें, डाइल्यूट एल्कलीन एंड न्यूट्रल मीडियम। बेटा एल्कलीन क्या होता है, बेसिक एसिडिक मीडियम एन फैक्टर KMnO4 का रेट लो 5 होता है। और डाइल्यूट जैसे बोल सकते हैं कि एल्कलीन मीडियम हो ना, डाइल्यूट का मतलब समझते हो वीक बेस। और साथ के अंदर बोल सकते हैं न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 की बात करते हो तो उसी के अंदर एन फैक्टर कितना होगा, उस टाइम एन फैक्टर KMnO4 का। रिएक्शन की बात करो, रिएक्शन में डाइल्यूट का मतलब KMnO4 तो है, साथ में इसकी रिएक्शन में आप 2H2 डाल लोगे और कोई बेस भी डाल लोगे। सर कोई बेस भी आप इसमें डाल सकते हो। बेस तो क्या डालोगे, एल्कलीन मीडियम है। तो इसमें क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं। सुन लो, पूरी रिएक्शन तो बाद में बताएंगे जब टाइट्रेशन वगैरह चलेंगे उस टाइम। फिलहाल देखो तो एक्चुअल में बनता क्या है, एक्चुअल में बनता आपके पास, सुनना ध्यान से, K+4OH और MnO2, K+4OH माइनस, और साथ में बन जाता है MnO2। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन KMnO4 यहाँ से एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कोई दुविधा नहीं हुई है, यहाँ पे वही देखो 4 OH बन जाएंगे। 4 OH कहाँ से बन जाएंगे सर, 2 ऑक्सीजन यहाँ के और 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले लिए तो 4 तो ऑक्सीजन हो ही गए आपके पास। और हाइड्रोजनों की बात आप कर रहे हो तो हाइड्रोजन आपके पास 2 दूनी 4 है ही ऑलरेडी। डन। K अलग हो गया, Mn अलग हो ही गया। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसमें हो जाएगा 3।
रट लो इस बात को, ठीक तरीके से रट लो, बढ़िया तरीके से पी लो इस चीज़ को। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का N फैक्टर कितना, आप कहोगे सर 5। एल्कलीन बोल सकते हैं, डाइल्यूट एल्कलीन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में आप बोलोगे सर कितना, 3। अच्छा 3, तो वही है, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो यहाँ पे तो नीचे 5 लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगा दो, KMnO4 का 158/3। अब बात करूँगा स्ट्रॉन्ग एल्कलीन मीडियम में क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एल्कलीन मीडियम में N फैक्टर KMnO4 का, सुनो राइट करते जाना भाई। आप कहोगे KMnO4 ही है इसका, फिर वही N फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 4 N फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ओवरऑल चेंज हुए, तो आप इस बार देखोगे स्ट्रॉन्गली एल्कलीन मीडियम में N फैक्टर, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली कुछ नहीं होता, KMnO4 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा एक्सेप्ट करता और क्या बना लेता है, K प्लस और बना लेता है MnO4 2-, तो इसमें N फैक्टर आपके पास सीधा सीधा हो जाएगा 1। ये याद रखने की बात है, बाकी रिएक्शन हो तो देखा जाए कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का आप एग्जाम्पल लोगे तो उस तरीके का तो काफ़ी टाइम लगता है, वो टाइट्रेशन में जाके अपन और देख लेंगे ठीक तरीके से। आओ बात करते हैं और कुछ KMnO4 के लिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी है सर ज़िंदगी में, बताता हूँ आपको, बहुत है, सुनना ध्यान से। जैसे मैं कहूँ K2Cr2O7, किसमें, एसिडिक मीडियम में, बेटा दिख तो ठीक से रहा कि चेंज करें मार्कर चेंज कर लो सर, ठीक रहेगा, ये लो एसिडिक मीडियम। तो क्या होता है, K2Cr2O7 जैसे ही सॉल्यूशन में डालोगे अपने K को अलग कर देगा, ये अलग होने वाली चीज़ें हैं, तो क्या बन जाएगा 2K प्लस Cr2O7 2-, यानी K तो यहाँ पे भी वही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा था, यहाँ पे भी वही, तो इसमें चेंज नहीं है। Cr2O7 रिएक्ट करेगा एसिड से और उसके बाद भाई साहब इसका तो रुख ही बदल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2Cr3+। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक Cr की, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली Cr की, दोनों की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cr को वाले 2x और एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 7 की हो गई -14 और इधर को गई -2, 2x = हो जाएगा बेटा 6 या 12 है, और x = हो जाएगा आपके पास 6, यानी x का वैल्यू 6 आ रहा है, यानी एक Cr जो है पहले यहाँ पे प्लस की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा था, यहाँ पे एक Cr रख रहा है कितना, एक अकेला Cr वो रख रहा है प्लस, यानी यहाँ पे दोनों Cr की बात करूँ तो दोनों Cr की कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, और यहाँ पे दोनों Cr की हो जाएगी 3 दूनी 6, यानी ओवरऑल चेंज कितना आया, Cr में ही चेंज आ रहा, बाकी में कोई चेंज आ भी नहीं रहा, तो ओवरऑल चेंज कितना आ जाएगा आपको, N फैक्टर हो जाएगा इसका 6, 12 से 6 हो गई है दोनों की, तो कितनी हो जाएगी 6, डन। अच्छा जी, और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की बात कर लो, मैं तो वही बात करूँगा आपको, देखो जैसे H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, बिल्कुल सर। अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है, उसका रिडक्शन कर देता है, क्या बनेगा 2H प्लस, साथ में बन जाएगा C2O4 2-, ये है ऑक्जेलेट आयन। तो ऑक्जेलेट आयन की बात कर लो आप, और या फिर इस पूरे की बात कर लो, एक बार इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे बताओगे आप लोग कितना हो जाएगा बेटा, 4 ऑक्सीजन का हो गया 16 चौक 64, और 2 कार्बन का हो गया 12 प्लस, तो कितना हो गया, सीधा हो गया आपके पास 14 में 6 4 8 किया तो, अरे वाह 12 दूना 24 था ना, अच्छा जी C2O4 डन है। तो ऑक्जेलेट आयन का आपको पूछता है तो कोई दुविधा नहीं है, ऑक्जेलेट आयन की बात कर लो, N फैक्टर पूछ ला तो पहले N फैक्टर निकाल लो, कैसे निकालोगे, ये बन गया, हाइड्रोजन पहले भी +1 ऑक्सीजन स्टेट में था, यहाँ भी +1 ही है, बट C2O4 जो 2- बना है, ये रिएक्ट करने के बाद किसी बेस से क्या बन जाता है 2CO2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, इसलिए मैं कहता हूँ इसका N फैक्टर होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का इसमें चेंज आ जाता है, इसलिए डन। अच्छा इक्विवेलेंट वेट इसका पूछे तो इसका मोलर मास लगा देना, इसका पूछे तो इसका लगा देना, बिल्कुल कोई दुविधा नहीं है, रत्ती भर कोई चेंज नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता। और भी सर कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल बेटा कई सारे एग्जाम्पल आपको करा दूंगा मैं, आप खुद कहोगे सर मौज आ गई मौज।
जैसे मोहर साल्ट की बात कर लो, याद आ गया मुझे, मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। जब भी ये रिएक्ट करता है तो केवल और केवल Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है, जो Fe फेरस से बन जाता है सीधा सीधा फेरिक आयन Fe3+, यानी एक इसमें चेंज आता है, बाकियों में कोई चेंज नहीं आता। तो इसके लिए बोलेंगे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1, यानी प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। यहाँ पे इस तरीके की कहानी देखने को मिलती है। बात करते हैं मोहर साल्ट की। मोहर साल्ट का मतलब FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, जो बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा है, जो बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा है। और कुछ चीज़ों की बात कर, जैसे FeC2O4 फेरस ऑक्जेलेट की बात कर लो, नाम बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, फेरस ऑक्जेलेट बोला है मैंने। और Fe कभी भी +2 में जो है वो बहुत कम स्टेबल मान सकते हैं, तो ये क्या करता सीधा सीधा Fe+3 में चेंज हो जाता। जब ये टाइट्रेशन वगैरह की बात करता हूँ उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हाँ, वो स्टेबिलिटी आप वो बात करोगे, आप अपना जाके डी ब्लॉक में ठीक से पढ़ेंगे, अपन टेंशन मत लो। जैसे ये हो FeC2O4 फेरस बोला, फेरस का मतलब समझ गए, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो क्या बनेगा Fe2+, साथ में बन जाएगा C2O4। हर बार H होता था तो उसकी वो जो बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती थी, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे चेंज हो गया। Fe2+ भी कहिएगा जी, मैं बना लूँगा अब Fe3+। और C2O4 दिन दहाड़े क्या बोलेगा, C2O4 बोलेगा हमसे तो बात ही मत करो सर, हमसे तो आप बात ही मत करो। एक सेकेंड, अच्छा C2O4 2- में क्या बन जाएगा, वही ट्वाइस CO2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। डन। ओवरऑल चेंज कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज भाई साहब यहाँ पे आ चुका है और 2 का इधर आ चुका, तो इसमें n फैक्टर हो जाएगा सीधा सीधा 3। तो इस तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर देख सकते हैं बेटा, इस तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर देख सकते हैं। डन, ओके जी। ये आपका सीधा सीधा कंसेप्ट निकला, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और इक्विवेलेंट वेट को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें हमने की। अच्छा, नॉर्मेलिटी के और इस इक्विवेलेंट वेट के कई सारे सवाल और मैं करना चाहूँगा, मेरा मन कर रहा है। अच्छा सर, पहले इक्विवेलेंट वेट के ही सवाल करा दो, चलो फिर बात करूँगा मैं एक सवाल के बाद। सवाल बोलता है कि 1 ग्राम ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, सुनना, 1 ग्राम ऑफ ए मेटल ऑक्साइड gave 0.2 ग्राम मेटल, 0.2 ग्राम मेटल। देन कैलकुलेट, सुनना ध्यान से क्या कह रहा है, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब आप सबको पता है कि इक्विवेलेंट वेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ों के ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं ना, सबके वो इक्वल होते हैं। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, जो भी रिएक्शन आप करा रहे हो उस रिएक्शन में हर एक स्पीसीज का ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट इक्वल होता है। यहीं से कहानी समझना ध्यान से। मैं फिर से वही बात आपको कह रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे बात करूँ N2 प्लस का 3H2 से बन रहा है लाडले ट्वाइस NH3, तो हर एक स्पीसीज ये हो, इन सब का ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। सर ये ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट क्या है, पहले तो यही बता दो, सुनना ध्यान से। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 2 तरीके हैं बेटा। एक तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से निकालोगे तो आपके पास बन जाएगा N × V। अच्छा सर मिली इक्विवेलेंट क्या है, मिली इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला वही होता है N × V, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में इसको लीटर में पुट करोगे और यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट में इसको आप वॉल्यूम को ml में पुट करोगे। पहली बात, एक तरीका तो ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, और दूसरा जो तरीका होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, कौन सा था, वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो 2 तरीके हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के, वन फर्स्ट वन, दूसरा सेकंड। अच्छा एक और बात जो मैंने कही, दूसरी बात मैंने क्या कही कि रिएक्शन में हर एक स्पीसीज का ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है वो बात भी करनी है, अभी वो भी बात करनी है, पहले ही इतनी बात समझ लो। इसका मतलब मुझे बोला गया कि 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड गेव 0.2 ग्राम ऑफ मेटल। अच्छा आपसे बोला क्या गया, सुनना, आपसे बोला गया कि एक मेटल ऑक्साइड ग्रुप ऐसे MO,
कितने भी ऑक्सीजन हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर तो बस इस बात को याद रखो कि ये चीज़ें हैं, इसके कितने मोल हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो इस मेटल ऑक्साइड से बन रहा है मेटल और साथ में बन रहा है ऑक्सीजन, यही बनेगा। ये बोला गया था जी 1 ग्राम था और मेटल बनी है कितनी 0.2 ग्राम। तो एक तो देख कर ही बात पता लगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि ये बच जाएगा 0.8 ग्राम। डन। अब आप कहोगे कि सर आपको इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, सुनना, इस मेटल का आपसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ रहा है। आओ निकालते हैं, सॉरी, और ये निकालने का तरीका क्या होता है, कोई सी भी दो चीज़ों को आप आपस में इक्वल पुट करके देख लो। यानी मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ कि इस मेटल, एक तो मैं बोलता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। आप इसको और इसको बराबर इक्वल पुट करके देख लो, आप इसको और इसको इक्वल पुट करके देख लो, आप इसको और इसको इक्वल पुट करके देख लो, किन्हीं भी तीनों में से या सारी स्पीसों में से दो को इक्वल पुट करके देख लो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, वही वेट इन ग्राम, और नीचे क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने ई माना, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसका मोलर मास या बोल सकते हैं एटॉमिक मास, जो कितना होता है 16, और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, कितना चार्ज आता है इस पर, 2 चार्ज आता तो 8। याद रखो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 8। देन तो E + 8। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, तो मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट तो कैलकुलेट करना ही है। वेट इन ग्राम मेटल ऑक्साइड का पूरा कंप्लीट गिवन है 1। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकला था, मेटल जो कैलकुलेट करना प्लस ऑक्सीजन, इधर वही है वेट इन ग्राम, मेटल का कितना था 0.2, और ये ई आपको कैलकुलेट करना है। सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई को, इधर ई आ गया, इधर आ गया 0.2 ई प्लस का आर आपके पास 8 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे क्या हो जाएगा 1.6, 0.2 को इधर लेके गए तो आ गया आपके पास 0.8 ई, इधर बच गया 1.6। डन। ई बराबर आपके पास आ जाएगा बेटा 1.6 बाई 0.8। 2 आंसर आ रहा है इसका, इस तरीके से कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 2 आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। इस बात को तो आप समझ। अच्छा सर आपने इसको और इसको इक्वल पुट किया तब आया, हाँ जी। क्या हम इस मेटल ऑक्साइड को और ऑक्सीजन को ले लें तो भी मेटल का आंसर निकाला जा सकता है धूमधाम से। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। देखना इस बार मैं एक बार तो ले सकता हूँ, ये तो फर्स्ट तरीका 1। सेकंड क्या होगा सुनना, सेकंड तरीका क्या है, मैं बोल रहा हूँ वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये बराबर होगा बेटा किसके, आप बोलोगे सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, चलो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही वेट इन ग्राम, और वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा मेटल ऑक्साइड का, आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का जो क्या होता था मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का, तो वही हो जाएगा E प्लस का 8। इसके बराबर में पुट किसको किया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला क्या होता था वेट इन ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट इन ग्राम कितना निकल के आ गया 0.8। भाई 1 में से मेटल का माइनस किया तो ऑक्सीजन का ही तो बचा, और नीचे क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट जो कितना होता है 8। अच्छा इसका इसमें डिवाइडेशन किया तो 0.1 आ जाएगा, इसका इसमें आपने डिवाइडेशन किया तो 0.1 आपके पास निकल के आ जाएगा बिल्कुल। तो क्या बच जाएगा आपके पास, देखो 0.1 आ जाएगा तो 0.1 ई, इसको आ गए तो 0.1, इस 0.1 को ई से मल्टीप्लाई किया तो 0.1 ई प्लस का 0.8, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया इससे भी, और इधर सीधा सीधा आपके पास आ रहा है कुछ नहीं 1 ही है। देखते हैं क्या बात होती है, और बात तो क्या ही होगी। अच्छा इसको इधर माइनस करूँगा तो आ जाएगा 0.2, सही बात है 0.1 ई इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा वही 0.2, ई बराबर हो जाएगा 0.2 बाई 0.1 इज इक्वल टू 2, वही 2 आंसर इस बार आ रहा है। आप इन दोनों को भी पुट करके देखोगे ना मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो भी आपके पास वही 2 आंसर आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो।
या इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। सवाल अब जो मैं पूछता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों मैंने ऐसा कहा कि रिएक्शन के हर एक पोर्शन का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है। ये क्या बोला, सुना इस चीज़ का आज बड़ा ऑपरेशन करता हूँ मैं। मेन बात यहीं पर इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट बोल लो, कुछ भी बोलो, यही है। एक रिएक्शन में आपको दिखाना चाहता हूँ, रिएक्शन ये है कि N2 + 3H2 आपस में रिएक्ट करके बोलते हैं जी हम ट्वाइस NH3 बनाएंगे और दिन दहाड़े बनाएंगे। इसको पहले मैं मोल के कंसेप्ट में लिखूं, मोल के तरीके में लिखूं, तो मोल के तरीके में क्या लिख सकता हूं बेटे, मैं लिख सकता हूं सर, इसका देखने से पता लग रहा है 1 मोल, मोल समझते हो, 1 मोल का मतलब N2 के 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं इसके 3 मोल के साथ, बिल्कुल। और क्या बना रहे हैं, इसके 2 मोल बना रहे हैं। डन। एक बार के लिए मैं भाई साहब, भाई और बहनों, मोल का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या निकल के आता है, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। डन, मास बाई मोलर मास, ये गिवन वेट बाई मोलर मास, एक ही बात है। वहीं पर मैं बात करता हूं दूसरा, मोल के अलावा ग्राम इक्विवेलेंट की। तो ग्राम इक्विवेलेंट में क्या कहूँगा कि जैसे मैं एक सिंपल सा तरीका निकालता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट का, कि मैं कहूँगा कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको मैं एक बार के लिए बोल सकता हूँ Eg, बोलो Eg, तो Eg1 बराबर होगा Eg2 के, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Eg3। यानी कि तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मैं बोल रहा हूँ, मुझे इन मोल से रत्ती भर फर्क ही नहीं पड़ रहा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आओ बात करता हूँ, एक सुनना, बात ये करता हूँ। इसका ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ तो क्या निकल के आता है, वही मास, बोले तो गिवन वेट या मास इक्विवेलेंट। नीचे क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट। भाई सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता था, गिवन वेट, जिसको मास भी बोल सकते, बाई इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बनता है, लिख ही देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट। इसी को थोड़ा और ओपन किया तो क्या बना, गिवन वेट या मास बाई इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते थे, मोलर मास बाई एन फैक्टर। नीचे आएगा ना मोलर मास बाई एन फैक्टर, जो ऊपर चला गया एन फैक्टर। मतलब देखो, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में केवल और केवल इस एन फैक्टर का ही चेंज निकल के आ रहा है और कोई चेंज निकल के नहीं आ रहा है। यानी जब हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला तो उसमें क्या किया, मोल को पहले से ही एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, जैसे N2 का एन फैक्टर था, उस N2 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे H2 का पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे NH3 का पहले से कर दिया। यानी जितने मोल आने हैं वो हमने पहले से ही मल्टीप्लाई कर दिए, पहले से ही क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। डन। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे N2 की, मैं बात करता हूँ N2 का कितना एन फैक्टर निकल के आएगा, आप बोलोगे सर N2 का फैक्टर निकल के आएगा 1। एक H2 का कितना निकल के आएगा, आप कहोगे एक H2 का निकल के आएगा आपके पास 1, तो 3 का 3 हो जाएगा, वही 3। डन। ऐसे NH3 की बात करूँ, एन फैक्टर, अरे एन फैक्टर का मतलब समझते, एन फैक्टर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, वही है। डन। ओके, मतलब मैं एक ही बात यहाँ पे सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लो या फिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वही बात है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं और मोल होता है उसमें केवल इस एन फैक्टर का ही चेंज आता है। और एन फैक्टर का सीधा सीधा मतलब वही होता है कि आप एन फैक्टर डालने का मतलब होता है कि रिएक्शन को अब बैलेंस करने की नीड नहीं, अब मोल वगैरह लगाने की नीड नहीं है। इस बात को और करेंगे, एन फैक्टर लगाते ही क्या हो जाता है कि अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करके यहाँ पे 1 2 3 लगाने की नीड नहीं, इसलिए हम ऑलरेडी इन सबको इक्वल पुट कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब ये ग्राम इक्विवेलेंट एक तरीके से ऐसा है कि जो हमारे राजस्थान में जो शादियां होती हैं ना, उन शादियों में परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं जो काम को बिगाड़ने वाले होते हैं। बिगाड़ने का मतलब ये होता है कि बार बार, जैसे हम राजस्थानी में बोलते, कई बार मामो रूस गो, कई बार जीजो रूस गो, कई बार फूफो रूस गो। अब बार रूसेडान बनाओ को घर का मायने बना बड़ा 1 2 लोग, आप कहता कि मम्मी बना सी, कहता का पापा बना सी। तो ग्राम इक्विवेलेंट यानी को है कि ओ कहीं काम करे, ओ बस सारा का सारा चीजन, सारा का सारा पोर्शन बराबर रखने की कोशिश करे, इक्वल रखने की कोशिश करे। और जगह भी सारा का सारा ब्याह का मायने कना मामो रूस गो, कना की कना जीजा जी रूस बैठे से, कना कुण रूस बैठे से, अन सबने बराबर करवा को काम कुण करे छे, ग्राम इक्विवेलेंट।
सबकी वैलेंसी बराबर कूट रखा है। बस फॉर्मूला से याद रखो, दुनिया में अंतर क्यों ही होना है, अंतर केवल और केवल एक एन फैक्टर को अंतर चाहिए के अलावा कोई अंतर को नहीं। डन। एन फैक्टर लगावा को मतलब ही है कि आपा रिएक्शन ना ऑलरेडी बैलेंस कर रही मोल को फॉर्मूला पुट करिया जा आपा, या हमने एन फैक्टर लगाने का मतलब ये कि मैंने डायरेक्टली पहले से रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। डन। अच्छा जी, अच्छा जी। जैसे मैं इस ग्राम इक्विवेलेंट को यदि मैं मोल में चेंज करना चाहूँगा तो क्या करूँगा? इस एन फैक्टर को इधर ग्राम इक्विवेलेंट से क्या कर दूँगा? सीधा सीधा डिवाइड कर दूँगा। जैसे मैं चाहूँ कि यहाँ पे जो मास मोलर मास है इसको यानी मोल बोलूँगा और इस एन फैक्टर को ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दूँगा। क्या कर दूँगा? डिवाइड। तो मोल ही निकल के मेरे पास निकल के आ जाएंगे। तो जैसे मैं तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट में 1 1 निकाल के आया, जैसे तीनों के इसके भी 1 है, इसके भी 1 है, इसके भी 1 है। अब सबके मैं क्या निकालूंगा? एन फैक्टर पुट करूंगा तो क्या होगा? मोल निकालने में इसका जितना मोल आएगा उसका 3 गुना इसका आ जाएगा, उसका 2 गुना इसका आ जाएगा। डन। जैसे 1 N2 की मैं बात करूँ, इसमें हो चुके हैं कितने? 6। तो ग्राम इक्विवेलेंट था जो भी आपके पास निकल के आ रहा था, ठीक है वही आएगा। करेंगे सवाल इसके, जो कुछ सवाल हैं बढ़िया तरीके से अपन अगला जो अपना लेक्चर होना है वो इसी चीज़ के ऊपर होना है। किस चीज़ के ऊपर सवाल करेंगे? नॉर्मलिटी वगैरह के कुछ और फॉर्मूले भी बच रहे हैं वो करेंगे, मोलिलिटी के कंसेप्ट तैयार करेंगे और सारी बाकी की बातों को चीर डालेंगे। पहले बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों को चीर डालेंगे। डन है। और मस्त रहें। कई सारे बच्चों के पिछले वीडियो में भी कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ाई में मन नहीं लगा। देखो भैया, क्लास आज की ख़त्म हो चुकी है। जिसको अपना काम करना हो, सोना हो सो जाए, और जिसको 2 मिनट और कोई काम की बात सुननी है वो यहाँ पे बैठे रहे। पहले बता देता हूँ। तो कई बच्चों के कल कमेंट आ रहे थे कि सर जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है, मुद्दे की बात करूँगा सीधा सीधा, कि सर हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा, मेंटली डिप्रेशन में है, परेशान है। और सर परेशानी की वजह ये थी, एक बच्चे का तो कमेंट आ रहा था कि सर मुझे धोखा मिला है, मुझे धोखा मिला है, मुझे चीट किया गया है। देखो ये बातें मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सीधी बात। एज के अकॉर्डिंग ये सारी घटनाएं घटित होगी और लगभग हर आदमी की ज़िंदगी में ये घटनाएं घटित होती है। उसको ठोकरें लगती हैं, उसके बाद वो दुनियादारी को सीखता है, लोगों को सीखता है, समझता है। वो ये सीखता है कि कहाँ विश्वास करना है, कहाँ कितना विश्वास करना है। तमाम तरीके की जो चीज़ें सीखती हैं ये इन्हीं ठोकरों से इंसान सीखता है। टूटे नहीं और प्रयास करे अपने काम को कंटिन्यू रखने का। कुछ चीज़ों का कोई इलाज है नहीं होता है, चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सेटल्ड होती है। तो थोड़ा मस्त रहें। हाँ, एक इतना ज़रूर मैं कहूँगा, नाम में किसी का नहीं लूँगा और कमेंट वगैरह भी आपको दिखा देंगे बट हाइड करके। इतना बस इतना सा ज़िंदगी में याद रखना कि एक वक्त के बाद सबको अफसोस होता है और एक वक्त के बाद लोग आपकी अच्छाई को भी समझ जाते हैं। आज आपको लगता है कि लोग आपकी अच्छाई को, सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं, पर याद रखना ज़िंदगी में वो आपकी अच्छाई हो, आपकी ईमानदारी हो, आपका डेडिकेशन है, वो सामने वाले को समझ में आता है और उस वक्त पछतावा आपको नहीं होता, उस सामने वाले को होता है। और इसी के ऊपर में एक प्यारी सी बात मुझे याद आ गई, मैं कहूँगा कि देखना एक बार फिर तुम बरसोगे देखना एक बार फिर तुम बरसोगे, जब त्योहारों पर अपना सजा हुआ चेहरा मुझे दिखाने को तरसोगे। तो ज़िंदगी चलती है। और देखो बेटा, सीधी सी बात यही है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ना मिले तो ही ठीक है ना। कहते हैं ना, सारी चीज़ें मिल जाएं वो अच्छी बात नहीं, कुछ चीज़ें नहीं मिले और हम उनको अच्छी यादों के रूप में समेट के रखें अपने पास, उससे बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं है, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। आप याद करें आने वाले 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, जब आप मकान की किसी बालकनी के ऊपर ऐसे खड़े होंगे और आपके साथ आपका पार्टनर, आपकी पत्नी होंगी, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे भी हो, आपस में आप बातचीत कर रहे होंगे किसी विषय के ऊपर और अचानक से ही आपकी जो पत्नी है या पति है उसी लहजे में कोई बात कह डालेगा। बाई चांस मान लो संयोग से कोई ऐसी बात उसी लहजे में निकल जाएगी जिस लहजे में सालों पहले किसी ने कही होगी और आप मन ही मन मुस्कुरा उठोगे कि ये तो वो भी कहता था या ये तो वो भी कहती थी इस तरीके से, और आप मुस्कुराते रहोगे। सामने वाला सोचेगा किस बात की हंसी आ रही है। तो ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी मिलें, ऐसा कोशिश ही नहीं करें। आप सोचिए कुछ चीज़ें अच्छी यादों के रूप में रखें, उन्हीं वैसे ही समेट के रखना है। जिनको आज कदर नहीं है वो पाने पर कदर आ जाएगी, बट तभी जब आप अपने काम को कंटिन्यू रखोगे और अपने आप को साबित भी कर दोगे कि हाँ मैं एक मेहनती आदमी भी हूँ, मैं एक सफल आदमी भी हूँ
और मैं एक सच्चा आदमी भी हूँ, अच्छा आदमी भी हूँ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।